8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों की बात होती है। लेकिन क्या आज़ादी के 70 साल बाद भी महिलाओं को, लड़कियों को वो अधिकार मिले जिनके वो हकदार हैं? खास तौर से हिंदुस्तान की और राजस्थान की अगर बात करें तो उस पर खास बात करने के लिए लता सिंह हमारे साथ हैं। लता सिंह वो महिला हैं जिन्होंने 2006 में देश की सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में डिसीजन कराया था। इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी थी लंबी, जिसमें ये कहा गया था कि किस तरीके से राइट टू चॉइस के तहत जो अधिकार महिलाओं को, खासतौर से यूथ को मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। देश की अदालत में आज भी लता सिंह बनाम भारत सरकार के नाम से एक नज़ीर दी जाती है, और जब भी किसी राइट टू चॉइस को लेकर मुकदमे दर्ज होते हैं या उसमें कोर्ट में सुनवाई होती है तो अक्सर इस केस का रेफरेंस देखा जाता है। लता सिंह से बात करते हैं तो समझते हैं कि क्या वाकई आज भी हम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसमें हम अधिकारों की बात करें, कानून की बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसकी सार्थकता है आज भी? मुझे नहीं लगता है कि आज से 16 साल पहले जो स्थितियां थी और आज के परिवेश में उसमें कुछ खास परिवर्तन हुआ है। ना सिर्फ युवा वर्ग संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी इस तरह बहुत अच्छी तरीके से है कि इस तरीके के कोई नियम है कि हम राइट टू चॉइस को एक अधिकार माने। तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में बदलाव नहीं हुआ है। मेरे जो केस हुआ उसका जो डिसीजन जो दिया गया है, पुलिस के लिए जो निर्देश दिए गए, उसमें साफ लिखा है कि कोई भी लड़का लड़की जो 18 साल से ऊपर हैं, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की जा सकती है किसी भी तरफ के परिजन की तरफ से। पर अभी भी ऐसा नहीं होता है। या तो लड़की के घर वाले एफआईआर लिखाते हैं या लड़के के घर वाले एफआईआर लिखाते हैं, और जो प्रेमी युगल होता है वो परेशान होता है, और अधिकारी को ये पता नहीं होता है कि हमें एफआईआर नहीं लिखनी है। अच्छा, आपके केस के बारे में समझे तो कहाँ से कहानी शुरू हुई थी आपकी, और किस तरह से आप कानूनी लड़ाई लड़ी, और क्या कुछ कोर्ट में डिसीजन हुए थे? एक्चुअली मैं एक राजपूत परिवार से हूँ और मैंने शादी की है, हस्बैंड मेरे बनिया परिवार से हैं। तो ये अंतरजातीय विवाह ज़्यादातर आज भी बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है। अंतरजातीय विवाह या अंतरधार्मिक विवाह को हमारा समाज मान्यता नहीं देता है आज भी, और यही स्थिति आज से 20 साल पहले थी। आज से 20 साल पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी जो आज भी जारी है। मेरे शादी करने के बाद में जो कि इस समय भी हो रहा है वही हुआ था कि मेरे घर वालों ने पूरी गुप्ता फैमिली के लिए, जिसमें 27 लोग थे, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी थी कि लड़की का अपहरण किया है, उनके बलात्कार किया है, ये इस तरीके की एफआईआर की थी। और सारे पूरी फैमिली को, हमारी जो इन लॉज फैमिली थी उसको सबको भाग के यूपी से राजस्थान आना पड़ा। मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा मेरी मदद जो इकाइयाँ, संबंधित इकाइयाँ थीं, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, इन्होंने बहुत मेरी मदद की। लेकिन इस केस को पूर्ति तरीके से जीतने के लिए मुझे कोर्ट ले जाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, अंततः मुझे इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में वहाँ भी ये 6 साल तक लंबी लड़ाई के बाद में ये जारी हुआ। मुझे थोड़ा सा ये रिलैक्स मिला है कि हाँ, मुझे बार बार कोर्ट नहीं जाना पड़ा, और बहुत सारे प्रेमी युगल को एक राहत की सांस मिली। पर मैं अगर मैं पर्सनल उसमें देखूँ तो ये लड़ाई मैं आज भी लड़ रही हूँ। किस तरह से आप लड़ाई लड़ी और कोर्ट में क्या कुछ फैसला हुआ था? कोर्ट में जो फैसला हुआ था उसमें मार्कंडे काटजू की जो बेंच थी, उन्होंने ये फैसला दिया था। उन्होंने ये बोला था कि अंतर जातीय विवाह जो है हमारे राष्ट्र हित के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और पुलिस के लिए ये निर्देश दिया था कि जब कोई भी लड़का और लड़की अगर बालिग है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी कानून उन्हें नहीं रोक सकता है। और इसके शादी करने के उपरांत जो पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इसके लिए पुलिस को ये निर्देश दिया गया था किसी तरीके की कोई भी एफआईआर आप नहीं दर्ज करेंगे। और प्रशासन को ये निर्देश दिया गया था कि अगर इस तरीके की कोई प्रेमी युगल जिनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो वो उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षा दीजिए। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि लड़ाई अभी भी जारी है, किस तरह की लड़ाई अभी भी जारी है, आप किस तरह से उसको फेस करती हैं? क्योंकि आपने एक लक्ष्य बनाया था उसमें कि जो जिस चीज़ों को आपने फेस किया, जिस तरह की समस्याओं को आपने फेस किया, पारिवारिक जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसको लेकर भी, वो नए कपल्स को नहीं हो। देखिए, मेरे केस में यही हुआ था कि जिस तरीके से एफआईआर हुई, तो मेरे लिए अगर ये सिर्फ एफआईआर मेरे और मेरे पति के लिए होती तो हो सकता था कि बहुत ज़्यादा मुझे कठिनाई नहीं होती, पर ये एफआईआर पूरे परिवार के लिए थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अपने पूरे परिवार को जयपुर से लखनऊ ले जाना तारीख के लिए, और वहाँ से उनको सुरक्षित वापस लाना, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब ये था कि हमें पता नहीं होता था कि हम जिंदा वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और इस तरीके की कोशिशें भी बहुत बार हुई हैं।
तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसी तरीके की परिस्थितियाँ कोई आगे जो प्रेमी युगल जो शादी करके अब साथ रहना चाहते हैं, इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करें। तो मैं अभी भी जितना हो सकता है अपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके द्वारा जितना हो सकता है उनकी सहायता करती हूँ, उनको एक राइट प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा भी कई बार आपको देखा है कि आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं, कोशिश करती हैं, क्योंकि आपका जो केस रहा है कि आपने एक एनजीओ में काम करते हुए, एक सामाजिक संस्था में काम करते हुए कुछ बच्चियों को रेस्क्यू कराया था। मैंने कुछ नहीं, बहुत सारी बच्ची लड़कियों को और बहुत सारे लड़कों को चाइल्ड लेबर से मुक्त कराया है। कुछ लड़कियों को जो बहुत ज़्यादा यातनापूर्ण जीवन जी रही थी, मतलब अगर अब मैं आपको पूरा थोड़ा सा केस के बारे में ब्रीफ करूं तो एक पादरी के यहाँ पे लगभग 32 लड़कियां रहती थी, इनलीगल होम में रह रही थी। वो सभी लड़कियां नॉर्थ ईस्ट की थी। लड़कियां की कंडीशन ये थी कि उनको सालों साल से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, जिसके वजह से उनकी हड्डियों में डिफेक्ट आ गया था। उन सभी लड़कियों को मुक्त कराया है, पादरी के खिलाफ एफआईआर कराई है, और ये 2013 की बात है। केस अभी भी लड़ रहा है, अभी भी तारीख करने जाती हूँ, अभी भी गवाही देने जाती हूँ। तो उसमें कई बार आपके खिलाफ वारंट भी जारी हो जाते हैं गिरफ्तारी के। हाँ, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि जो कंप्लेनेंट है उसी के खिलाफ अरेस्टिंग वारंट जारी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोर्ट ने मुझे गवाही देने के लिए बुलाया हो और मैं नहीं गई हूँ। मैं हमेशा तारीख पे जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये तो 13 साल पहले की घटना है तो अभी मुझे इससे अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं जिस काम को मैंने शुरू किया मैं चाहती हूँ कि उसको मैं पूरी अंतता तक ले जाऊँ। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि देश में किस तरह की बदलाव की आवश्यकता है? आप किस तरह की उम्मीद करके चलते हैं कि सरकार की तरफ से वो बदलाव हो, जब हम ये मान सकते हैं कि खासतौर से लड़कियों को, महिलाओं को उनके अधिकार, उनके जो जीने का जो अधिकार है वो उनको मिल सके? मुझे लगता है युवा वर्ग को ज़्यादा अवेयर करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रशासन में बैठे हुए लोगों को अवेयर करें। उनको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं करना है। वो उनको जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे बस में सब है, हमको सब कुछ करने का अधिकार है, भले ही वो गैर कानूनी हो। वो एफआईआर दर्ज करते हैं, लड़कियों के परिजनों को गिरफ्तार करते हैं या लड़के के परिजन को गिरफ्तार करते हैं, लड़के को कहते हैं तूने तो ज़बरदस्ती शादी की है। उनको ये नहीं पता कि हम एफआईआर नहीं लिख सकते, हम किसी को इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी अगर हमारे अधिकारी थोड़े से जागरूकता का प्रमाण दें। बिल्कुल, तो यही लता सिंह जो बता रही हैं कि जिस तरीके से जो लड़ाई इन्होंने 20 साल पहले शुरू की थी, 16 साल पहले उसका डिसीजन हो चुका है, लेकिन आज भी उस केस को लेकर या उसमें जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के थे उनकी अवेयरनेस अधिकारियों तक नहीं है। खासतौर से जो पुलिस के जो लोग हैं, जहाँ पर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके पास नहीं है। अगर उनके पास भी इसकी जागरूकता पहुंचाई जाए, उनको भी इस बात को बताया जाए कि किस तरह के कानून बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरह गाइडलाइन दी जा चुकी है, तो खास तौर से राइट टू चॉइस वाले जो कपल्स हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है, उनको काफ़ी उनके अधिकार और संरक्षण उनको मिल सकते हैं। इसके अलावा लता सिंह लगातार उन बच्चों के लिए, उन खासतौर से लड़कियों के लिए काम करती हैं जो समाज में जिनको इनकी आवश्यकता महसूस करती हैं, और ये अपने उस जो लड़ाई थी उसके साथ साथ अब इन्होंने एक सामाजिक लड़ाई भी शुरू कर दी है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।